हेलो दोस्तों, आज के रोज़ हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की पहचान क्या है, किसे हम लोकतंत्र कहेंगे और किसे हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे, क्या जमहूरियत है और क्या जमहूरियत नहीं है। इन्हीं सवालों से आज हम जूझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डेमोक्रेसी आज दुनिया में शायद पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में सबसे मकबूल कॉन्सेप्ट बन चुका है। जो डेमोक्रेसी के असल पैरोकार हैं वो तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ में जिनका बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, वो भी आजकल डेमोक्रेसी का जाप करते हैं। और इसके पीछे उनका मकसद ये होता है कि जो भी लोकतंत्र विरोधी जो कार्रवाइयाँ, जो काम, जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं, जो पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, उसको डेमोक्रेसी का जाप करके उन हकीकतों को दबा देना चाहते हैं। आज अगर आप दुनिया में लोगों से पूछेंगे कि डेमोक्रेसी को क्या आप पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, मैं ही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैम्पियन हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पूरी दुनिया में गुर्बत, गैर बराबरी कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। दुनिया में अमन, पीस, भाईचारे पे हमला होते जा रहा है। आप देखेंगे कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मशीन, टेक्नोलॉजी ने इनकलाब ला दिया है, बावजूद इसके इंसान जानवर से भी ज़्यादा और उससे भी बुरी हालत में काम करने के लिए मजबूर है। प्रगतिशीलता, आधुनिकता, मॉडर्निटी सबकी ज़ुबान पे हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार में हमारे जो सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं वो कहीं से भी मसावात, इक्वालिटी पे मबनी नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि डेमोक्रेसी आज सब इसके पैरोकार बन चुके हैं, सब डेमोक्रेसी के तलबदार हैं, सब डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। लेकिन बहुत कम मुल्कों में, बहुत कम जगहों पे डेमोक्रेसी असल मायनों में आप देख सकते हैं। डेमोक्रेसी का बैनर, डेमोक्रेसी का नाम हर तरफ होगा, लेकिन हकीकत जो डेमोक्रेसी की है, जो डेमोक्रेसी की रूह है, जो उसकी स्पिरिट है, वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो इस कन्फ्यूज़न के माहौल में हम किससे रहनुमाई हासिल करें, किसके पास चलें, किस थिंकर के पास चलें कि हमें बतला दे कि डेमोक्रेसी सही मायनों में क्या है। और जब हम अपनी गुफ्तगू करते हैं, जब हम अपनी बात रखते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा उन लोगों के पक्ष को रखें, उन लोगों के चश्मे से दुनिया को देखें जो सबसे ज़्यादा परेशान, जो सबसे ज़्यादा गरीब, जो सबसे ज़्यादा मजलूम, जो सबसे ज़्यादा भेदभाव का शिकार है।
हिंदुस्तानी समाज में अगर आप देखेंगे तो दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक, इनके ऊपर मार पड़ती है। आज भी लोकतंत्र को इस देश में स्थापित होने के बहुत साल बाद भी, 70-80 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी इनको हक नहीं मिल पा रहा है। तो इस संदर्भ में अगर हम लोकतंत्र की बात करें, उसकी कमियों की बात करें, तो ये वंचित समाज जो है उसके पक्ष में भी ये बातें हैं, और मुल्क को मजबूत करने के लिए भी इस तरह की गुफ्तगू काफ़ी अहम साबित हो सकती है। तो हम आज डेमोक्रेसी की बात करेंगे, और आज हमारी रहनुमाई एक बार फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारी करेंगे, और हम बाबा साहब अम्बेडकर से ही सीखेंगे कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। दोस्तों, आज से तकरीबन 70 साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका ने बाबा साहब अम्बेडकर से यही सवाल पूछा कि लोकतंत्र क्या है, और 20 मई 1956 1956 में उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को स्टेटमेंट देते हुए डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बातें कहीं, और जो बातें डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र के बारे में उस जमाने में कही थी, 1956 में कही थी, आज उसका रेलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता, उसकी मानवीयत शायद पहले से भी ज़्यादा आज दिख रही है, क्योंकि वंचितों को आज तक अधिकार जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए 1956 में लोकतंत्र के बारे में जो भी मिथ है, जो भी कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करते हुए वो क्या कहते हैं। सबसे पहली बात डॉक्टर अंबेडकर हमें बतलाते हैं कि डेमोक्रेसी का नाम रिपब्लिकनिज्म सिर्फ नहीं है। डेमोक्रेसी का नाम सिर्फ रिपब्लिकनिज्म नहीं है, सिर्फ उन्होंने लगाया है। अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि रिपब्लिकनिज्म जो है वो लोकतंत्र से उसका कुछ रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ रिपब्लिकनिज्म डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है। उसी तरह पार्लियामेंट का हो जाना, संसद भवन का बन जाना, संसद में कुछ लोगों को चुन के भेज देना, ये भी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल उसकी हम और रूह नहीं कह सकते हैं। संसद आपने बना दी, करोड़ों रुपए आपने लगा दिए, कुछ लोगों को वहाँ पे आपने चुन के भेज दिया, और इस आधार पे अगर आप कहें कि फला देश में लोकतंत्र है, तो डॉक्टर अंबेडकर आपके साथ अग्री नहीं करेंगे। फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर कभी भी रिपब्लिकन सिस्टम या पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट के विरोधी नहीं है। वो सिर्फ ये बतलाना चाहते हैं कि रिपब्लिकन सिस्टम, पार्लियामेंट लोकतंत्र के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पार्लियामेंट हो, अगर सिर्फ रिपब्लिकन सिस्टम हो और बाकी चीज़ें ना हो, तो लोकतंत्र नहीं है। उसी तरह उन्होंने ये भी बात कही है, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार, यानी तमाम लोग जो बालिग हैं, अगर उनको वोटिंग देने के अधिकार मिल जाए तो इसे तो आप लोकतंत्र कहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, सिर्फ वोट देने के अधिकार को ही हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। तो एक काफ़ी दिलचस्प बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही। पहले वो इनकार कर रहे हैं, पहले वो निगेट कर रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ रिपब्लिकनिज्म का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट का ढांचा खड़ा कर देने का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी सिर्फ इसे नहीं कह सकते कि लोग वोट डालते हैं, ये भी
डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र को कभी भी रिपब्लिकन सिस्टम से, डेमोक्रेटिक सिस्टम से या पार्लियामेंट्री सिस्टम से इक्वेट करना जो है ना, वो लोकतंत्र की असली पहचान नहीं है। तो क्या है लोकतंत्र की असली पहचान? डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं लोकतंत्र की जो असली पहचान है, जो रियल फीचर है लोकतंत्र की, वो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में एसोसिएटेड लाइफ है। एसोसिएशन कहते हैं मिलजुल के रहना। जो मिलजुल के रहने की जो व्यवस्था है वही लोकतंत्र है। इसके लिए बंधुत्व एक शब्द का इस्तेमाल होता है, जहां पे भाईचारगी पाई जाए, जहां पे लोग एक दूसरे के साथ बराबरी के साथ जी सकें, रह सकें। वो डॉक्टर अंबेडकर की निगाह में लोकतंत्र का जो रूट है, जो जड़ है, वो यही है कि लोग सामाजिक तौर पर बराबरी के साथ, बगैर किसी भेदभाव के, एक समता, बंधुत्व, बराबरी, आज़ादी, लिबर्टी, स्वतंत्रता के माहौल में जिंदगी जीवन यापन करें। वही लोकतंत्र की असली पहचान है। ये जो रिपब्लिकन सिस्टम है, जो पार्लियामेंट है, जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसकी अहमियत को डॉक्टर अंबेडकर कम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर उनसे कोई पूछे तो वो डेमोक्रेसी की जो रूह है उसको वो एसोसिएटेड लाइफ कहेंगे। अब आप एक बॉडी कहीं की मिसाल ले लीजिए। हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हमारे पास सर है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास जिगर है। शरीर में जितने भी अंग हैं वो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक ब्रेन ना हो, जब तक हार्ट ना हो, तब तक किसी भी इंसान को जिंदा नहीं माना जा सकता है। उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि जो रूह है, जो रूट है, उसका जो जड़ है, वो एक ऐसा समाज, एक ऐसी सामाजिक जिंदगी जहाँ पे एसोसिएशन हो, जहाँ पे उखुवत हो, जहाँ पे बंधुत्व हो, जहाँ पे लोग समता, स्वतंत्रता, बराबरी के माहौल में जीवन यापन करें, जहाँ पे जात, लिंग, वर्ग, धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न किया जाए, जहाँ लोगों की जाति देखकर उसे शिक्षा से वंचित न किया जाए, जहाँ लोगों की जात देखकर उसे जमीन रखने से या नहीं रखने से उसे दूर न किया जाए, जहाँ कास्ट देख के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से न रोका जाए, जहाँ कास्ट देख के खान पान और आपसी शादी संबंध जो है उसमें कोई रुकावट न पड़े। यानी एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे गैर बराबरी, भेदभाव, पूर्वाग्रह, दुश्मनी, अदावत की जगह ना हो, बल्कि एक एसोसिएटेड लाइफ हो। ये डॉक्टर अंबेडकर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए, ये जो बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि एक भाईचारा होनी चाहिए, एक बराबरी होनी चाहिए, एक समता मूलक समाज होनी चाहिए, ये बातें क्या हमारे समाज में आज देखने को मिलती है? डॉक्टर अंबेडकर ने एसोसिएटेड लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए क्या कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो उन्हीं के अल्फाज में कुछ पढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, एंड मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ए रिपब्लिक as well as from parliamentary government. The roots of democracy lie not in the form of government, parliamentary or otherwise. A democracy
is more than a form of government. It is primarily a mode of associated living. Please pay attention here. It is primarily a mode of associated living. The roots of democracy are to be searched in the social relationship in the terms of associated life between the people who form a society, unquote. डॉक्टर अंबेडकर सोशल रिलेशनशिप, जो समाज में किस तरह के आपसी संबंध हैं लोगों के बीच में, समाज में वर्गों जातियों के बीच में कैसे संबंध है, कौन समाज के अंदर में इज्जत पा रहा है और कौन लाख मेहनत करने के बाद भी, अर्जक होते हुए भी उसे बदनाम किया जा रहा है, कौन दौलत के पहाड़ पर बैठा हुआ है और कौन प्यासा भूखा तड़प रहा है। जिस इंसान ने मंदिर बनाया, जिस इंसान ने मूर्ति बनाई, जिस इंसान ने भगवान के ऊपर फूल जो चढ़ते हैं उसके लिए जो बास्केट बनाई, वही इंसान एक बार जब मंदिर बना देता है या मूर्ति बना देता है या टोकरी फूलों को भगवान के मंदिर तक ले जाने के लिए जो टोकरी बनाता है, जो सृजन करता है, जैसे ही उसने टोकरी बना दी, जैसे ही उसने मूर्ति बना दी, मंदिर बना दी, उसके बाद उसे कहा जाता है तुम मंदिर से दूर रहो क्योंकि तुम अनटचेबल हो, तुम सवर्ण जातियों से नहीं हो, तुम्हारे प्रवेश कर देने से मंदिर के अंदर में अपवित्रता फैल जाएगी। आज भी हिंदुस्तान में 70% के करीब दलित समाज के जो हमारे भाई और बहन हैं उनके पास जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, वो गांवों में खेतिहर मजदूर और शहरों में फैक्ट्रियों में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। समाज में जो भी कठिन से कठिन, जो भी खतरनाक से खतरनाक, जान को जोखिम में डालकर जो काम होता है वो दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग करते हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग करते हैं। लेकिन जब संसाधनों का बंटवारा होता है तो उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाता है। आज भी बिजनेस, कारोबार, मीडिया, जमीन, जायदाद, मंदिर, धार्मिक स्थल, संस्थाएं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जुडिशियरी, हर जगह चंद 15% के करीब जो सवर्ण जातियां हैं उन्हीं का बोलबाला है। इस देश में दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बन सकता है, जो देश का सबसे बड़ा पोस्ट है, लेकिन किसी राष्ट्रीय अखबार का, किसी मेन स्ट्रीम अखबार का एडिटर नहीं बन पाता है। तो सोशल रिलेशन को देखना, उसकी जांच करना, समाज के अंदर में किस तरह की जिंदगी वंचित तबका जी रहा है, क्या शोषण झेल रहा है, आप अगर उसकी जांच और पड़ताल करें और अगर वहां पर समाज में बराबरी, बंधुत्व, भाईचारा
न पाया जाए तो पार्लियामेंट की जितनी भी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, अंबेडकर की निगाह में वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र क्या है अंबेडकर जी की निगाह में? जहां पे सोशल रिलेशन जो है वो इगलिटेरियन हो, बराबरी पर आधारित सामाजिक जो व्यवस्था है वही लोकतंत्र की पहचान है। इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज आज भी आजादी के 70-80 साल गुजर जाने के बाद भी जाति और जाति व्यवस्था से मुक्त नहीं हो पाया है। क्या है जाति? जाति कास्ट एक तरह का डिवीजन है, एक तरह का हायरार्की है, एक तरह का भेदभाव का यह तंत्र है जहां मुट्ठी भर जातियां सारे संसाधनों पर काबिज हैं, उनको इज्जत मिलती है, जबकि बहुजन समाज को जो काम करता है उसको संसाधन पर भी हक नहीं है और उसे बदनाम भी किया जाता है, उसे अपमान भी झेलना होता है। कास्ट सिस्टम में जो आपके ऑक्यूपेशन है, जो आपका पेशा है, वो भी जन्म के साथ निर्धारित कर दिया जाता है। सफाई कर्मचारी इस देश में लोकतंत्र के 70-80 साल गुजरने के बाद भी किस समाज से लोग आते हैं और मंदिरों में किस समाज के लोग पुजारी बन के बैठे हुए हैं, ये मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। कास्ट सिस्टम की वजह से महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं। वो कुछ करना भी चाहें तो कास्ट और पैट्रियार्की का एक ऐसा खतरनाक सिस्टम हमारे समाज में है कि उनको वो अधिकार नहीं मिल पाता है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की राह में भी कास्ट जो है वो एक बाधा है। डेमोक्रेसी की राह में भी कास्ट एक बाधा है। एक इगलिटेरियन सोशल रिलेशंस के लिए भी कास्ट सिस्टम में खतरा है। हमारे देश में क्या हुआ? अनटचेबिलिटी के खिलाफ थोड़ी बहुत मुहिम तो चली, कागजी तौर पर अनटचेबिलिटी को एक क्राइम, एक अपराध तो साबित कर दिया गया, लेकिन आज भी ढके छुपे तरीके से अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस की जाती है और आज भी दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर हर समय हर पल उनको उत्पीड़न झेलना पड़ता है। तो ये जो हमारा समाजी, जो हमारा ढांचा है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, अगर उसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि लोकतंत्र का जो ये फूल है उसे खिलने में जो सबसे बड़ा बाधा है वो कास्ट सिस्टम है। और कास्ट सिस्टम के ऊपर चाहे वो गैर पढ़ा लिखा सवर्ण हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा सवर्ण हो, उस पर बात नहीं करना चाहता है। दोनों के टेक्निक अलग अलग हैं। जहां कम पढ़ा लिखा सवर्ण आपको सीधे तौर पे यह स्वीकार कर लेगा कि हाँ, जाति के आधार पर समाज बना रहना चाहिए, सवर्ण जाति श्रेष्ठ होती है और जो सवर्ण नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे अगर आप ऊंची जाति के लोगों से मिलेंगे तो वो कास्टिज्म दूसरे अंदाज में करते हैं। वो कास्ट की हकीकत को डिनाई करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे कि कास्ट समाज में तो है ही नहीं, कास्ट तो खत्म हो चुका है। ऐसा करके वो जो स्टेटस को है उसको बनाए रखना चाहते हैं और कास्ट को खत्म करने के बजाय कास्ट पर आधारित जो भेदभाव है उसका विरोध जो लोग करते हैं उनको वो कास्टिस्ट कहते हैं। और तमाम संसाधनों पे जो काबिज हैं वो खुद को कहते हैं कि हम बहुत लिबरल और बहुत प्रोग्रेसिव हैं। डॉक्टर अंबेडकर इन तमाम हकीकतों को समझ रहे थे कि कैसे
शिक्षा का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। शिक्षा मुट्ठी भर जो ऊपर बैठी हुई जो जातियां हैं वही अपने हाथों में रखी हुई है, अपने जेब में रखी हुई है, और दलितों और पिछड़ों को शिक्षा का अवसर नहीं मिल पा रहा है। और समाज में गैर बराबरी, समाज में असमानता, जात पात का जो खेल है वो चल रहा है, और इस तरह से लोकतंत्र जो है वो सही मायने में फल फूल नहीं रहा है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर इस बात से चिंतित थे कि हमने लोकतांत्रिक ढांचा तो खड़ा कर दिया, लेकिन सही स्पिरिट में लोकतंत्र नहीं दिख रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर की बातों को अगर आप याद रखेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर यही कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की जो रूह है वो इस बात पर आधारित है कि आपका सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है, आपका एसोसिएटेड लाइफ कैसा है। इन सवालों से कभी भी हमें नज़र नहीं दूर ले जाना चाहिए। कास्ट को जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ज़्यादा डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कास्ट तो है ही नहीं है, कास्ट की कहाँ जगह है। हिंदुस्तान में कास्ट पहले भी था और आज भी है, और जो पढ़े लिखे जो सवर्ण हैं वो कास्ट को डिनाई इसलिए करते हैं ताकि जो कास्ट सिस्टम के फायदे उनको मिल रहे हैं उस पर कोई सवाल ना करे। डॉक्टर अंबेडकर इन तमाम हकीकतों से पूरी तरह से वाकिफ थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी की जो प्रगति है उसकी राह में बहुत बड़ा पत्थर है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कास्ट हिंदुस्तानी समाज जो है उसमें हर जगह है। शादियों में आप कास्ट को देखेंगे, कौन किसे वोट करता है, कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देती है, ये भी बहुत हद तक कास्ट बिहेवियर, जो हमारा इलेक्टोरल बिहेवियर है वो कास्ट से डिटरमाइन होता है। वोटिंग पैटर्न भी, वोट डाले जाते हैं उसके पैटर्न भी कास्ट से डिटरमाइन होते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर को मैं फिर यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, इंडियन सोसाइटी इज सो embedded in the caste system that everything is organized on the basis of caste. Enter Indian society and you can see caste in its glaring form. An Indian cannot eat or marry with an Indian simply because he or she does not belong to his or her caste. An Indian cannot touch an Indian because he or she does not belong to his or her caste. Go and enter politics and you can see caste reflected therein. How does an Indian voter vote in an elections? He votes for a candidate who belongs to his own caste and no other. Even the Indian Congress exploits the caste system for election purpose as no other party in India does. Examine the list of its candidates in relation to the social compositions of the constituencies and it will be found that the candidate belongs to the caste which is largest one in that constituency. The Congress, as a matter of fact, is upholding the caste system against which it is outwardly raising an outcry against the existence of caste. आप देखिए यहाँ पे वोटिंग पैटर्न, टिकट के बंटवारे, शादी ब्याह, हर मामले में आपको कास्ट सिस्टम दिखेगा। और जो पढ़े लिखे सवर्ण हैं कास्ट सिस्टम के खिलाफ वंचितों के बहुजनों की लड़ाई में उनका साथ देने के बजाय खुद की जिंदगी में कास्ट सिस्टम को दूर करने के बजाय वो ये कहते हैं कास्ट कहाँ है, इट्स डेड, कास्ट इज डेड,
ये मर चुका है डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी पार्लियामेंट की बड़ी बिल्डिंग का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी इसका भी नाम नहीं है कि यहां राजशाही नहीं है। डेमोक्रेसी की असली पहचान है कि हमारा समाज कैसा है, हमारे सोशल रिलेशंस कैसे हैं, और अगर हमारा समाज गैर बराबरी पे टिका हुआ है, जात पात की लानत पे टिका हुआ है, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, जहां चंद मुट्ठी भर लोग तमाम वसाइल रिसोर्सेज पे काबिज हैं और ज्यादातर लोग मजदूरी कर रहे हैं, अपमान झेल रहे हैं, शोषण झेल रहे हैं, ऐसा समाज डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता, ऐसा सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। इसलिए अंबेडकर कह रहे हैं राजशाही न होना, चुनाव का होना और संसदीय व्यवस्था होना लोकतंत्र की असली पहचान नहीं है। असली पहचान ये है कि सामाजिक ताना बाना कैसा है, समाज कैसा है, एसोसिएटेड लाइफ किस तरह की है। अगर वो एसोसिएटेड लाइफ बंधुत्व, भाईचारे, समता पे आधारित नहीं है तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कारोबार, बिजनेस, इंडस्ट्री के बारे में भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप वहां भी जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सवर्ण जातियां जो हैं वही वहां पर भी डोमिनेट कर रही हैं। कमर्शियल जो हाउसेज हैं वो भी वंचित जो तबके हैं, दलित के लिए, आदिवासी, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, ये बंद है। डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? गो इनटू द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट विल यू फाइंड? You will find that all the topmost men drawing the highest salary belong to the caste of the particular industrialist who owns the industry. The rest hang on for life on the lowest rungs of the ladder on a pittance. Go into the field of commerce and you will see the same picture. The whole commercial house is one camp of one caste with no entry board on the door for others. बंद है दरवाजे, अंबेडकर जी कह रहे हैं, दूसरी जातियों के लिए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एक रिसर्च जर्नल है, उसमें मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, रिसर्च आर्टिकल है। 97% जो टॉप कंपनियां हैं उसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो दो ही जातियों से आते हैं, जो सवर्ण दो जातियां हैं, ब्राह्मण से बनिया। यहां पे समानता की बात करना किसी जाति विशेष के खिलाफ बोलना नहीं है, बल्कि जब देश के संसाधन में, देश के निर्माण में सारी जातियां, सारे लोगों की बराबरी की जब हिस्सेदारी होगी तो देश आगे बढ़ेगा। कास्ट की वजह से लोगों के जो टैलेंट हैं वो नहीं निखर पा रहे हैं, उसको मौका और अवसर नहीं मिल रहा है, इस वजह से इंडिया उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। सफाई कर्मचारी का लड़का सफाई कर्मचारी का ही काम करेगा, और एक क्रिकेटर जिसका लड़का क्रिकेट उतना अच्छा नहीं खेलता है, फिर भी उसे क्रिकेट में आसानी से जगह मिल जाती है, जबकि एक अच्छा क्रिकेटर जो कि वंचित समाज से आता है उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो बड़ी टीम में जगह बना पाए। तो सवाल ये है कि जो जात और जो कास्ट सिस्टम है वो हमारी तमाम एक्टिविटीज को, सोशल एक्टिविटीज को, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो पब्लिक हो, सबको इन्फ्लुएंस कर रही है। चैरिटी में भी कास्ट का रोल है, कौन किसको, किसके, कौन से धर्म के लोग किस धर्म के लोगों के लिए चैरिटी करते हैं, कौन सी जाति के लोग
किस जाति के लिए चैरिटी करती है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे धर्मशालाएं हैं, वहाँ पे दूसरी जाति के लोग, दूसरे धर्म के लोग जाएंगे तो छुपे तरीके से या खुले तरीके से उनके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जब बड़ौदा के साहू जी महाराज के लिए जो काम करने के लिए जब वो आए बाहर से पढ़ के, और वो कमरा ढूंढना उन्होंने चाहा, किसी ने उनको कमरा नहीं दिया। हिंदुओं ने उन्हें जगह नहीं दी, मुसलमानों ने जगह नहीं दी। आखिरकार वो एक पारसी समुदाय के धर्मशाला में रुके, लेकिन उनको भी जब बाद में यह बात मालूम हो गई कि डॉक्टर अंबेडकर महार कास्ट से हैं और महार कास्ट को अनटचेबल समझा जाता है, और डॉक्टर अंबेडकर को वहां से निकलना पड़ा। और डॉक्टर अंबेडकर रोए, खुद अंबेडकर इस बात को लिख रहे हैं, उनको रोना पड़ा, वो रोए, उनका दिल दुखा, उनको तकलीफ हुई, और उन्होंने नौकरी से रिजाइन किया। नौकरी से इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई, क्योंकि कास्ट की वजह से उनके जो सिविल राइट्स हैं, जो उनके नागरिक और शहरी जो अधिकार हैं, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, उसका वायलेट हुआ। तो अगर कास्ट सिस्टम सोसाइटीज के अंदर में है और वो आपके सिविल राइट्स, आपके सोशल राइट्स, आपके इकोनॉमिक राइट्स और आपके ह्यूमन राइट्स को लगातार अगर कास्ट अटैक कर रहा है, तो डेमोक्रेसी कैसे कायम की जा सकती है, कैसे फल फूल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो ये बात याद रखनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को समझना है तो ये समझ लो कि कास्ट सिस्टम गैर बराबरी पर आधारित है, मगर ये गैर बराबरी भी एक अजीब तरह की गैर बराबरी है, जिसके लिए उन्होंने कहा है ग्रेडेड इनइक्वालिटी। ये श्रेणीबद्ध तरीके से ये गैर बराबरी है। मतलब ये कि यहां भारत में गैर बराबरी कुछ इस तरह से नहीं है कि एक ग्रुप अधिकारों से वंचित है और दूसरा ग्रुप पूरा अधिकार लिए हुए है। अगर एक ग्रुप पूरे अधिकारों से वंचित हो जाता और दूसरा ग्रुप सारे अधिकार लिए होता तो बहुत ही आसान था जो अधिकारों से वंचित है उनको मोबिलाइज करना, और वो एक बार मोबिलाइज हो जाते तो अपने हक के लिए लड़ते और लड़ने के बाद उनको वो अधिकार मिल जाता। लेकिन ग्रेडेड इनइक्वालिटी की वजह से क्या है कि जो जातियां हैं उस सीढ़ी की तरह एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे के नीचे बैठी हुई हैं। ऊपर की जातियां अपने से नीचे को दबा रही है और उसके ऊपर की जो जातियां हैं वो उसको दबा रही है। आप समझ लीजिए 1 2 3 4 5 5 जातियां आप दिमाग में रखिए, 1 2 3 4 5। अब जाति नंबर 3 को देखिए, वो 2 नंबर की जाति से दब रही है और 4 नंबर की जाति को दबा रही है। तो अगर 1 2 3 4 5 को अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरों को कोई जातियां दबा रही हैं, दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझ रही हैं, तो उनको लग रहा है कि जो उनसे नीचे की जो जातियां हैं उनके साथ वो क्यों जाएं। इसलिए आप पाएंगे कि जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे हेट्रेड और अपमान बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे ऊपर की जाति में जाएंगे वहां पे इज्जत बढ़ते चली जाती है। आप देखेंगे कि जेलसी की भावना पाई जाती है जातियों के बीच में। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वंचित समुदाय को, बहुजन समुदाय को, बावजूद इसके कि सब शोषण के शिकार हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए सत्ताधारी जो पार्टियां होती हैं, एक जाति बहुजन की दूसरी जातियों के खिलाफ खड़ा करके वो फायदा उठा रही हैं। इसलिए अगर जाति के खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो हमें ग्रेडेड इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना होगा। एक कॉल दे देने से तमाम जातियां जो वंचित हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकती हैं। हमें देखना होगा कि क्यों हम शोषित
अगर अपने ऊपर की जातियों से हो रहे हैं तो हम क्यों अपने से नीचे की जातियों का शोषण कर रहे हैं? हमें अपने से ऊपर जातियों का जो शोषण हमारे ऊपर हो रहा है उसका विरोध भी करना है, और हमें अपने से जो नीचे की जो जातियां हैं उनको गले भी लगाना है और उनको बराबरी भी देना है। तभी जाके समाज के अंदर में कुछ बदलाव हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का यहाँ पे वामपंथी, मार्क्सवादी, इन लोगों के साथ भी असहमति है। वो कह रहे हैं कि क्लास जो है के आधार पर गैर बराबरी होती है। क्लास जो है इसमें भेदभाव है, गैर बराबरी है, ऊंच नीच है। लेकिन अगर आप कास्ट को देखेंगे, यानी वर्ग के मुकाबले आप जाति को देखेंगे, तो पाएंगे कि अरे इसमें भेदभाव, इसमें हाई और लो, इसमें मास्टर और स्लेव, ये जो इसमें जो दूरियां हैं वो तो क्लास से भी ज्यादा खतरनाक कास्ट के अंदर में है। आप देखेंगे कि जो क्लास बेस्ड सोसाइटी है उसमें उतने डिफरेंसेस नहीं हैं, उसमें इतना आइसोलेशन नहीं है, उसमें उतना सेपरेशन नहीं है, उसमें उतना लैक ऑफ सोशल बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन कास्ट के मामले में इतना ज्यादा सेपरेशन है, इतना ज्यादा भेदभाव है, इतना ज्यादा मास्टर और स्लेव का जो रिलेशनशिप है कि आप सोच नहीं सकते। धार्मिक स्थलों में अगर जानवर चला जाए, तालाब और कुएं से अगर जानवर पानी पी ले तो उसे दूषित नहीं माना जाता है, लेकिन एक इंसान पानी पी ले तो हाय तौबा मच जाती है। ये है जाति। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर क्लास जो है उसकी कैटेगरी को इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि कास्ट की कैटेगरी जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए कास्ट की कैटेगरी को हम अपनी आंखों के सामने से अलग नहीं कर सकते हैं। कास्ट बेस्ड जो इनइक्वालिटी है उसी चश्मे से हमें समाज को देखना होगा। इसलिए कह रहे हैं कि वो जो क्लास से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा पेचीदा कास्ट है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी की जो रूट है उस पर जाति प्रहार करती है। जाति लोगों को उनके स्वभाव के मुताबिक, उनकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं देती है, बल्कि जाति के आधारित पे कामों का बंटवारा होता है। इंडिविजुअल टैलेंट के लिए जगह नहीं है वहां पे। जाति तय करेगी आपको क्या करना है। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वहां पे सारे इंसान की जो कैपेसिटीज है उसके मुताबिक उनका इस्तेमाल नहीं होता है। इसीलिए कास्ट जो है वो ग्रोथ के लिए भी नुकसानदेह है, वो ग्रोथ के लिए भी कंडूसिव नहीं है। आप सोचिए हिंदुस्तान कितना टैलेंटेड मुल्क है। अगर तमाम जातियों के लोगों को बराबर का मौका दिया जाए, भेदभाव न किया जाए, रिजर्वेशंस का पालन किया जाए, संसाधनों का सही बंटवारा कर दिया जाए, अगर 10 रोटी और 10 इंसान हैं, एक एक रोटी सबको दे दी जाए, एक 9 रोटी ना खाए और बाकी भूखा ना रहे, अगर हमने समता ला दिया इस समाज के अंदर में, तो हमारा समाज कितना आगे चला जाएगा, हमारी डेमोक्रेसी कितनी आगे चली जाएगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बार बार कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम, सामाजिक गैर बराबरी और जो बंधुत्व की जो भावना नहीं है, जो समाज में मिलजुल के रहने की जो भावना नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन जब डेमोक्रेसी पे चर्चा होती है तो रिपब्लिकन सिस्टम है कि नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि नहीं, इसी पे बात होती है। वो कह रहे हैं कि रिपब्लिकन सिस्टम, रिपब्लिकनिज्म, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग के अधिकार, ये सब अहम है, कोई से इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन मेन जो है, मेन जो चीजें हैं वो है ये देखना कि समाज में किस तरह का सोशल रिलेशनशिप। और डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, दुख के साथ कह रहे हैं कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में जाति की वजह से कोई एक गोल नहीं है। हम सुनते हैं पॉलिटिकल साइंस की जबान से नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित, लीडर भी बोलते हैं राष्ट्रहित में, लेकिन राष्ट्रहित है इस देश में? कहां है राष्ट्रहित? हमारे देश में जो राष्ट्रहित है वो अभी तक आया नहीं है सामने। कुछ जातियां
कुछ वर्ग अपने मफाद को, अपने फायदे को, अपने स्वार्थ को राष्ट्रहित के तौर पे पेश करता है। इस देश में सबसे बड़ा राष्ट्रहित है कि जाति प्रथा को खत्म किया जाए, बराबरी लाई जाए, ऊंच नीच को खत्म किया जाए, सबको समान अवसर दिया जाए, संसाधनों पे बराबर हक सबका हो, एजुकेशन सबके लिए मुहैया कराया जाए, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, तभी जाके कास्ट सिस्टम जो है खत्म होगा। और जब कास्ट सिस्टम खत्म होगा तभी डेमोक्रेसी पनप पाएगी। यानी अगर संक्षेप में, शॉर्ट में कहना हो कि डेमोक्रेसी का कंसेप्ट बाबा साहब अम्बेडकर का क्या था, तो आप कुछ यूं कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की निगाह में डेमोक्रेसी की जो रूह है, जो उसका जड़ है, वो ये है कि किसी भी समाज में, किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में किस तरह का सामाजिक रिलेशंस है, किस तरह का सोशल रिलेशंस है। अगर वो सोशल रिलेशन जाति पर आधारित है, गैर बराबरी पर आधारित है, तो आप उसे सही मायनों में डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो आज मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो बातें हैं डेमोक्रेसी की, जो कि समानता से जुड़ी हुई है, जो लोगों को बराबर के अधिकार देने के लिए जुड़ी हुई है, जो असमानता के खिलाफ है, उसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। और मुझे लगता है कि बाबा साहब को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, और इसी मकसद के साथ मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, और जो भी विचार मेरे दिल में होते हैं मैं आपके साथ साझा करता हूँ। आप भी अपने विचार मुझे दीजिए। आइए एक साथ मिलके हम लोग पढ़ें, सीखें और एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों।